Welcome back students. I hope you are doing well. लास्ट ये जो हम फिजिक्स के लेक्चर्स देख रहे हैं नीट के हिसाब से, इसमें जो है हमने लास्ट जो है लेक्चर जो कंप्लीट किया है उसमें वेक्टर्स को कंप्लीट कर लिया पूरी तरह से। अभी वेक्टर्स आप लोग रिवीजन में रखिएगा। ये वेक्टर्स आप लोगों के बहुत काम आने वाला है और इसे भूलना नहीं है। इसमें जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हैं इन सबके तरीकों को जो है अच्छी तरह दिमाग में रखिएगा, प्रैक्टिस कर रखिएगा, क्योंकि ये जो है आगे के चैप्टर्स जो 2-3 आने वाले हैं उसमें सिर्फ वेक्टर्स का इस्तेमाल अगर आपको पता है, आप जानते हैं, तो और ईजिली आप चीज़ों को कर सकते हैं। और कुछ तो सवाल ऐसे हैं कि बिना वेक्टर्स के नॉलेज के आप उसे कर ही नहीं सकते। आज के लेक्चर में हम करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशन, चलिए शुरू किया जाए। तो उससे पहले ये जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। अब फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप एक्सपेरिमेंटली या फिर इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, तो और फिर उसको जो है साइंटिफिक यूज में लिया जा सकता है। इस तरह की क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ। और फिजिकल क्वांटिटीज जो है दो तरीके की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज हम 7 टाइप्स की देखेंगे, 7 टाइप्स की। ओके, इसमें होगा लेंथ होगा, मास होगा, टाइम होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा, करंट होगा, टेम्परेचर होगा। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इसको बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। इनके अलावा और बहुत सी क्वांटिटीज हैं जिनको हम डिराइव्ड के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में हम इन क्वांटिटीज को लिख सकते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल के टर्म्स में लिख सकते हैं, या बेस, इसको फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, बेस क्वांटिटीज। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी कि फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज, कुछ एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले जो है हम ये देख लेते हैं कि यूनिट्स किसे कहते हैं। अब यूनिट से जो है हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, वी आर वेल, हमारा नॉलेज जो है बहुत सही है यूनिट्स के बारे में देखा जाए तो, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, किलोग्राम जानते हो। अक्सर ही आप एक दूसरे से कहते होंगे कि 2 सेकंड लगेगा भी आ रहे, वो 2 सेकंड लगता नहीं है, लेकिन आप टाइम की यूनिट को जो है जानते हो पहले से, सेकंड। और ये ऐसा ही यूनिट है, ये इंटरनेशनली जो है ये डिसाइड हुआ है कि हाँ, टाइम के लिए जो है सेकंड ही यूज करना है। एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, वो छोटा सा ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप सेकंड कहते हैं, और दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए वो छोटा सा ड्यूरेशन ऑफ टाइम सेकंड ही होगा। तो यूनिट जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का तरीका है, हाँ, मेजर करने का जरिया कह सकते हैं। कि फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करना चाहें, मान लीजिए आपको एक लाइन को मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, आप स्केल उठाएंगे और आपके स्केल पे देखिएगा डिविजन्स होते हैं, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, इंचेस। तो ये क्या है, ये यूनिट्स हैं। और आप उस स्केल की लेंथ को कंपेयर करते हैं अपनी लाइन की लेंथ से, कि हाँ ये इतने डिविजन्स बाद आ रहा है, तो आप कहते हैं 2 सेंटीमीटर है, या 3 सेंटीमीटर है, या 3 मिलीमीटर है। तो आप कंपेयर करते हैं, और जिस स्टैंडर्ड रेफरेंस से आप कंपेयर करते हैं वो यूनिट है। और ये इसके बारे में जो है इंटरनेशनली जो है सभी लोग जो है इससे सहमत है कि हाँ, इस लेंथ को सेंटीमीटर लेना है, इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को सेकंड लेना है, इस मास को 1 केजी लेना है। इस वजह से एम्बिग्यूटी नहीं होती चीज़ों में, चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होती। और दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, 1 केजी की वैल्यू उतनी रहेगी जहाँ इंडिया से इंडिया में। तो इस चीज को ना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, और फ्रेंच में इसे ये कहते हैं। अब ये फ्रेंच है, मैं इसे प्रोनाउंस नहीं करूंगा, लेकिन देखिए यहाँ पे एस है और यहाँ पे आई है। इस वजह से जो यूनिट्स जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर आते हैं उन्हें एसआई यूनिट्स भी कहा जाता है। ओके, अच्छा, तो अब ये यूनिट्स भी दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, तो आप फंडामेंटल यूनिट्स की यूज करेंगे, और आप डिराइव क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं तो डिराइव्ड यूनिट्स भी यूज होता है। ओके, इसके बाद जो है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करी थी मैंने, वो ये हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ के लिए मीटर एसआई यूनिट है, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। मोल आप लोग केमिस्ट्री में बहुत पढ़े होंगे,
कैंडेला के बारे में उतना नहीं पढ़े होगे, केल्विन बहुत अच्छे से जानते होगे, एम्पियर के बारे में भी सुना होगा, मीटर, किलोग्राम और सेकंड के बारे में तो बहुत अच्छे से सुना होगा। तो आप लोग पहले से जानते हो यूनिट्स क्या है, और ये एसआई यूनिट्स हैं, ये स्टैंडर्ड है और हर जगह यही इस्तेमाल में होना चाहिए, साइंस में और फिजिक्स में। इसलिए जो है इसे डिफाइन किया गया है, इस स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया है, क्योंकि हर जगह जो है एक ही तरह की यूनिट्स यूज हो और एम्बिग्यूटी ना हो। कुछ जगह पे है, जैसे यूएस में है, वहाँ पाउंड यूज करते हैं, माइल्स यूज करते हैं कभी कभी। सो कुछ जगहों पे है, अदरवाइज सभी लोग जो है खासकर साइंस में, फिजिक्स में तो स्टैंडर्ड यही यूज होते हैं, यही क्वांटिटीज और यही यूनिट्स। इसके अलावा डिराइव्ड क्वांटिटीज में जो है, जिन क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सको, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जैसे एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। हाँ, और जैसे कि एरिया को आप लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हो, है नहीं, वॉल्यूम लेंथ जो है, और वॉल्यूम को आप लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हो ना। वेलोसिटी को आप लेंथ या डिस्टेंस को लेंथ में मेजर करते हैं, अपॉन टाइम लिख सकते हो। एक्सेलरेशन को लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये एक्सेलरेशन, ये जो है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है, इनको मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में लिख सकता हूँ, इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटीज है। अब उन बेसिक, जो हमने 7 बेसिक क्वांटिटीज पढ़ी, बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी और डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी। अब डिराइव्ड में हम और बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ेंगे फिजिक्स में। आने वाले टाइम बहुत सारे फिजिक्स हम लोग के चैप्टर्स में इतनी निकल जाएंगी, मोमेंटम निकलेगा अभी, और क्या कहते हैं, और बहुत सारी निकलेगी। तो उसके अलावा जो है 2 और बेसिक क्वांटिटीज, एडिशनल क्वांटिटीज हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर मान लीजिए 2 लाइन्स हैं, ओके, और इन 2 लाइन्स के बीच का एंगल ये डी थीटा है, और ये वाला डिस्टेंस जो है, या आर्क जो है, dx मान लो मैं, तो वी कैन राइट डी थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, सो इसको जो है मैं प्लेन एंगल कहता हूं या एंगल कहता हूं, और इसकी यूनिट जो होती है वो मैं रेडियन कहता हूं, उसे RAD भी लिखा जाता है। इसके अलावा जो है, जो सॉलिड एंगल है, उसकी यूनिट स्टेरेडियन है, उसे एहसास लिखते हैं। सॉलिड एंगल ये है क्या? मान लीजिए आपने एक जो है स्फेयर लिया, आप स्फेयर ले रहे हैं, सॉलिड स्फेयर लीजिए, बॉल, सर्कल नहीं ले रहे, स्फेयर लाइक ए बॉल, और उसमें से आप एक कोन निकाल रहे हैं, कोन, जब कोन निकालेंगे तो ये जो कोन होगा, उसकी ये सरफेस थोड़ी कर्व्ड होगी, और ये एंगल जो होगा यहाँ पे सबस्टेंड कर रहा होगा सब तरफ से, वो ये एक 3 डायमेंशनल एंगल होगा। इस एंगल को मैं जो हूँ डी ओमेगा से या ओमेगा से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैं सॉलिड एंगल कहता हूँ। और ये सरफेस का एरिया जो है ds, और ये डिस्टेंस अगर r है तो आप लिख सकते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो सॉलिड एंगल, इसका यूनिट में क्या लिखता हूँ? इसका यूनिट में लिखता हूँ स्टेरेडियन या SR। ओके, अब बिल्कुल ही नेक्स्ट टॉपिक है, डायमेंशंस है। इसके बाद यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज के बाद जो आपको पता होना चाहिए, डायमेंशंस है। फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं हम लोग उसकी नेचर को डायमेंशन से, हाँ, रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक फिजिकल क्वांटिटीज को डायमेंशनल फॉर्म में। तो उसमें जैसे आपने जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रखी हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, तो लेंथ, इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है ना कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे लिखते हैं लेंथ। मास लिखना हुआ तो m लिख के, कैपिटल M लिख के, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐसे। टाइम, इसी तरह टाइम के लिए T लिखते हैं, करंट के लिए हम A लिखते हैं, टेम्परेचर के लिए K, और ये कैंडेला और ये मोल के लिए, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी के लिए CD लिखते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज को भी जो है हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायमेंशन डिराइव्ड क्वांटिटीज का। ये 7 तो आपकी बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम, उनका डायमेंशन जो है वो आपकी बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हैं। अभी देखेंगे हम कैसे उसे लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को मैं लिख रहा था जब
लेंथ अपॉन टाइम लिखा था मैंने इसे। और जो लोग जानते हैं वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, ओके, मीटर पर सेकेंड होती है यूनिट के टर्म्स में। तो ये m की जगह m जो है मीटर है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं l लिख दूं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और सेकेंड जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो t लिख दूं। और ये जब ऊपर जाएगा तो सिमिलर जैसे अलजेब्रा में होता है, जैसे lt माइनस 1 हो जाएगा ये। सो दिस इज डायमेंशन फॉर वेलोसिटी, और यही डायमेंशन स्पीड के लिए भी होगा, है कि नहीं। एक्सेलरेशन की अगर आप बात करें तो एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं तो मीटर जो है मैं एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं लेंथ को, और सेकेंड स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट आई कैन राइट एल टी माइनस 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो दिस इज डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन, ओके। उसके अलावा जो है अगला फोर्स है। फोर्स को मैं, फोर्स जो लोग जानते हैं, फोर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है मास इनटू एक्सेलरेशन के टर्म्स में, मास इनटू एक्सेलरेशन के टर्म्स में। तो एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 है, मास का डायमेंशंस m है, m को मल्टीप्लाई किया मैंने एल टी माइनस 2 से। सो व्हाट डिड आई गेट, आई गॉट m l t माइनस 2। दिस इज डायमेंशन फॉर फोर्स। तो फोर्स भी जो है एक डिराइव क्वांटिटी है, और उसको मैं जो हूं उसका डायमेंशन जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख रहा हूं। इसी तरह एनर्जी को देख लीजिए, एनर्जी और वर्क को जो है लिखा जा सकता है सेम। तो आप इसको लिख सकते हैं, वर्क को लिखते हैं आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, फोर्स जो है ये है एम एल टी माइनस 2 अभी निकाला आपने, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है जो कि आप एल लिख सकते हैं, तो दिस विल बिकम एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। तो आप जो है या तो उसके फॉर्मूले से डायमेंशन लिख सकते हैं, या फिर उसके यूनिट से भी डायमेंशंस को लिखा जा सकता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया हुआ है। तो फिजिक्स में देखिए बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, हर क्वांटिटीज का जो है पॉसिबल नहीं है कि एक ही बार में आदमी याद कर ले उसको, हाँ। और जो लोग पहली बार शुरू कर रहे होंगे उनके लिए जो है नई नई चीजें हैं, मैंने इसीलिए बहुत सिंपल सी डिराइव क्वांटिटीज को चुना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, जो नॉर्मली लोग जानते हैं। तो इसके अलावा भी आप जैसे जैसे आप चैप्टर्स में बढ़ेंगे बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में देखेंगे, हम उनकी यूनिट्स देखेंगे, और यूनिट से आप लोग खुद से भी कोशिश करिएगा कि डायमेंशंस को लिखना सीख जाएं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल किया हुआ है, ओके। सो इट्स वेरी इजी, ये तो इजीएस्ट पार्ट है, इसीलिए बहुत शुरू में पढ़ा दिया जाता है कि लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करना है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करना है, और डायमेंशंस लिखना है, ओके। अब जो है नेक्स्ट एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि एक एग्जांपल है, देखिए ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ये फॉर्मूला होता है कि एफ जी, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये जी एम, एम जो है मास ऑफ, मास है, ये भी मास है, और ये छोटा वाला एम भी मास ही है, और ये आर जो है डिस्टेंस बिटवीन दो मासेस है, ये डिस्टेंस है। ग्रेविटी दो बड़े या छोटे मास हों उनके बीच में जो फोर्स होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए फोर्स का अभी हमने निकाला एम एल टी माइनस 2 डायमेंशन, ओके। जी का डायमेंशन यहाँ पूछा है कि जी का डायमेंशन क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो जी का मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। मास का डायमेंशन m है, दूसरे वाले मास का डायमेंशन भी m ही होगा, वो एक छोटा m है, एक बड़ा m है, कैपिटल M स्मॉल m, बोथ आर मासेस है इन दिस फॉर्मूला। और ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दूं, l का स्क्वायर, ओके। और इसको जो है मैं इधर ले लूं अगर, तो पहले से तो एम एल टी माइनस 2 पहले ही है हमारे पास, ओके। एल स्क्वायर इधर हो जाएगा, L2 इधर हो जाएगा, और वी विल हैव m स्क्वायर समथिंग हियर, and this will be equal to dimension of g. So this will become m minus 1 L cube t minus 2. तो ये क्या हो जाएगा, this will become dimensions of, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आप लोग जब ग्रेविटी वाले चैप्टर पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला तो तब पढ़ोगे, और ये फॉर्मूला बहुत इजी वाला है जो पूरे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में काम आने वाला है। तो इसके लिए मैंने इसको अभी एक बार दिखा दिया है, देख लो, आगे बहुत काम आने वाला है। वैसे ये फॉर्मूला ये नया नहीं लगेगा, अभी जो लोग पहली बार कर रहे हो ना उनको ये नया लग रहा होगा, अदरवाइज ये जब कंप्लीट कर लोगे तुम लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत ईजी है।
हाँ, उसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डायमेंशंस को लेके, जो आपको जो है मतलब रिमेंबर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि देखिए, अगर सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटीज ले रहे हो, मान लो लेंथ है और उसको लेंथ से डिवाइड कर रहे हो और कोई डिराइव्ड क्वांटिटी बन रही है ऐसे में, तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी जो होगी वो डायमेंशन लेस होगी, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। देखो, उसका कोई यूनिट भी नहीं निकल के आ रहा है, यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं। कोई नंबर है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, यहाँ नो होना चाहिए, हैव नो डायमेंशन। यानी 2 है, 5 है, इस तरह कोई नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। और डायमेंशन जो होता है वो मैग्नीट्यूड पे नहीं डिपेंड करता। जैसे कि मान लीजिए फोर्स दिया हुआ है 6 न्यूटन किसी एक डायरेक्शन में, या फिर मान लीजिए वेलोसिटी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड आई कैप के डायरेक्शन में, है ना, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसका डायमेंशन जो निकलेगा वो LT-1 ही निकलेगा, चाहिए किसी डायरेक्शन में हो। तो डायमेंशन जो है मैग्नीट्यूड पे नहीं डिपेंड करता। अगर किसी वेक्टर को हम स्टडी कर रहे हो तो उसका डायमेंशन निकाल रहे होंगे, वो उसकी यूनिट पर डिपेंड करेगा और उसकी डिफिनीशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन डायमेंशन जो है उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा। 3 से उसका कोई मतलब नहीं है। उसी तरह अगर आप लॉग है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, जैसे कि साइन, कॉस वगैरह, tan, ये सारी चीजें, इनका कोई डायमेंशन हम नहीं काउंट करते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दिमाग में रखना है, तभी ताकि डायमेंशंस इजी हो जाए, है ना। और जो ये 2 पॉइंट लिखा हुआ है इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायमेंशंस जो हैं अगर ऐड हो रहे हैं 2 टर्म्स इक्वेशन में, या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं 2 टर्म्स या 2 से ज्यादा टर्म्स, तो उन सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए और LHS का डायमेंशन RHS के बराबर होना चाहिए। तो एक इक्वेशन है v = u + at, आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे बाद में, इन सब इक्वेशंस के बारे में पढ़ोगे। तो ये इक्वेशन जो है, इसमें ये देखिए, ये टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए इस टर्म के डायमेंशन के, इस पूरे टर्म का डायमेंशन LHS का डायमेंशन RHS के बराबर होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन होता है LT-1। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से स्टार्ट, तो LT-2 एक्सेलरेशन होता है, उसमें अगर टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो LT-1 हो जाएगा। देखिए सेम है। और ये इधर वाला जो है वेलोसिटी है, तो LT-1 ये भी है। तो ये जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल इसे कहते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है ये डायमेंशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके अलावा ये 2 पॉइंट जो हैं इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखेंगे तो क्वेश्चन भी इससे सॉल्व होने वाला है। ओके, आगे देखते हैं। अब आगे एग्जांपल कर लेते हैं, इसमें अल्फा और बीटा का डायमेंशन पता करने हैं। ओके, तो साइन जो है इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, और इसके अंदर ये जो वैल्यू है ना, ये हाँ, ये थीटा है, यानी ये रेडियन है, इसकी यूनिट रेडियन होगी नहीं। और थीटा जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है कि नहीं। आर्क की लेंथ को आप मेजर करते हो तो ये भी लेंथ है, रेडियस है तो उसकी भी आप लेंथ मेजर कर रहे होगे। तो देखिए सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसका इसलिए कोई अंदर डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशंस कहने का मतलब ये हुआ कि बीटा का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन जब मिलेगा तो कोई डायमेंशन आना नहीं चाहिए, है ना। तो मान लीजिए अगर टाइम का डायमेंशन t है, तो बीटा का डायमेंशन अगर 1/t हो जाए तो कोई डायमेंशन आएगा नहीं, ये कट जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं आएगा। यानी इससे पता चलता है बीटा का डायमेंशन t⁻⁻1 है। ओके, अब बचा ये पार्ट, इसमें ये पार्ट बच रहा है अल्फा = f/v² साइन बीटा t। तो यहाँ बीटा का तो पता चल गया, लेकिन इस पार्ट का जो डायमेंशन होगा वो अल्फा के डायमेंशन के बराबर होगा। इस पार्ट का डायमेंशन, ऊपर जो f है वो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन अभी हमने पढ़ा mLT-2। ओके, और नीचे जो है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है LT-1। so this L will cancel this L, it will be MT-1, something like that। ओके, इस क्वेश्चन में एक चीज और है, देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी स्क्वायर दिया हुआ है, वेलोसिटी स्क्वायर है, तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो एक और LT-1 लिख लीजिए।
ओके, और ये L ऊपर जाएगा, ये L ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 एंड दिस विल बिकम -2 ऊपर जाएगा T⁻0. So this will be the dimensions of अल्फा, है ना। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा निकल गया, डायमेंशन ऑफ बीटा निकल गया। दो प्रॉपर्टीज हमने इस्तेमाल करी, एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के बराबर किया और साइन का जो है डायमेंशन जो है 0 किया। फिर एक और प्रॉपर्टी थी कि रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज होगी तो उसका डायमेंशन 0 होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टीज से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, वही आपकी क्वेश्चन करने में मदद करने वाली है प्रॉपर्टीज। और फिर उसके बाद जो है हम एप्लीकेशन देख लेते हैं, डायमेंशन हम सीखते क्यों है बेसिकली। तो डायमेंशंस का पहला तो आपने देखा कि किस तरह से, जैसे ये इक्वेशन मैंने अभी आपको कराई थी कि डायमेंशन से जो है आपने देखा कि दो टर्म्स अगर ऐड हो रहे हैं तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, और एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, करेक्ट। तो अगर हम देखते हैं कि अगर टर्म्स जो ऐड हो रहे हैं उनका डायमेंशन इंडिविजुअली जो है सेम नहीं है, या आरएचएस एलएचएस का डायमेंशन सेम नहीं है, तो हम कहेंगे जो इक्वेशन है वो जरूर गलत है, डेफिनेटली गलत है, उसके सही होने की कोई संभावना नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए डायमेंशन सही है तो अभी आप प्रूफ से नहीं कह सकते कि हाँ, अगर ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो अभी मैंने आपको बताया, होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो है अगर ये फॉलो हो रहा है, अगर ये फेल हो जाता है तब तो पक्का इक्वेशन गलत है ना। लेकिन अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है, अगर ये फॉलो हो जा रहा है तो इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि इक्वेशन सही हो। तो ये जो इक्वेशन को चेक करने का तरीका है वो नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। जैसे मान लीजिए v = u + at, अभी हमने देखा ये एक्सेलरेशन है या टाइम है, इसका डायमेंशन lt-1 आ रहा था, इसका डायमेंशन lt-1 आ रहा था, इसका डायमेंशन भी lt-1 आएगा। तो इसमें जो है अगर मैं यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई कर दूं, करेक्ट, तब भी डायमेंशन यही आएगा, लेकिन इक्वेशन तो गलत हो गई ना। तो इसलिए डायमेंशन का ये जो टेस्ट है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल का जो टेस्ट है, वो ये बताता है कि इक्वेशन जो है वो सही है कि नहीं, गलत सही है कि नहीं। अगर ये फेल हो जाता है तब तो डेफिनेटली इक्वेशन गलत है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर ये फेल होता है तो इक्वेशन गलत है, सही है तो इक्वेशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब जो इसका जो दूसरा बहुत ही मेन एग्जाम्पल है वो ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन पता करना। अब इसका यूज कैसे है, कैसे रिलेशन, क्या कह रहे हैं आप, उसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा टाइम पीरियड का, वो किताबों में भी मिल जाएगा एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल है कि आपको एक पेंडुलम है आपके पास, उसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता है आपको, उसका मास पता है, और आप जो है कोशिश कर रहे हो इसका टाइम पीरियड निकालने की। तो अगर इसका टाइम पीरियड निकालने की आप कोशिश कर रहे हो तो आप ये सोचो कि यार इसका टाइम पीरियड किन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा होगा। तो टाइम पीरियड इसका डिपेंड कर रहा होगा, आपने देखा लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, टाइम पीरियड इसका डिपेंड कर सकता है बॉब के मास पे, ये बॉब है जो, और तीसरी क्वांटिटी जो हमारे दिमाग में आ सकती है वो ये है कि ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर सकता है। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ T इज प्रोपोर्शनल टू LmG, और इसे मैं अगर ऐसे भी लिख सकता हूँ KLmG, लेंथ, मास, ग्रेविटी। तो T का डायमेंशन तो मुझे पता है कि T टाइम पीरियड का तो T होता है, टाइम पीरियड टाइम है तो उसका T होगा, टाइम का डायमेंशन T लिखता हूँ। K एक कांस्टेंट है, K को ऐसे ही लिख लेता हूँ। L लेंथ है, इसका डायमेंशन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। लेकिन L यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी में मल्टीप्लाइड तो है, लेकिन सही इसका पावर अल्फा बीटा गामा, अगर मैं रखूं अल्फा बीटा गामा, ये क्या है ये मुझे नहीं मालूम है ना। कि लेंथ अगर मल्टीप्लाइड है तो लेंथ स्क्वायर तो नहीं मल्टीप्लाइड है, हाँ, लेंथ क्यूब तो नहीं मल्टीप्लाइड है। तो उस चीज को समझने के लिए मैं इसका अल्फा बीटा गामा पावर अपने से दे देता हूँ। तो ये L का पावर अल्फा हो जाएगा, मास का M का पावर अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और G जो है ये ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी को LT-1 भी लिखते हैं,
एल टी माइनस टू भी लिखते हैं। ये जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस टू पावर गामा। अब जो है आरएचएस और एलएचएस का डायमेंशन सेम होना चाहिए, नहीं तो चाहिए इसको एक साथ ऐसे लिखने की कोशिश करता हूं, तो मैं इसे लिखता हूं के एल पावर अल्फा प्लस गामा, एम को मैं बीटा लिख सकता हूं और टी को मैं लिख सकता हूं माइनस टू गामा, करेक्ट। तो अब देखिए इधर तो m का कोई है नहीं, इधर जो m अगर होगा भी तो m का पावर 0 होगा, है ना, और इधर जो है l भी कुछ नहीं है तो l का पावर 0 होगा और t का यहाँ 1 होगा। तो देखिए t का 1 है, कंपेयर करिए, तो यानी मुझे कंपेरिजन से पता चलता है कि 1 जो है माइनस टू गामा के बराबर है, यानी गामा है माइनस 1/2। उसी तरह अगर l वाले को कंपेयर करूं तो मुझे पता चलेगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू माइनस गामा, यानी 1/2। ये गामा पता चला था मुझे, अल्फा पता चल गया, बटा बचा बीटा, तो m पावर 0 है तो बीटा जो है 0 हो जाएगा। अब ये चीज मैं उल्टा चलूं और इसमें इस इक्वेशन में रख दूं, इस इक्वेशन में रखूं तो मैं लिख सकता हूं t इज इक्वल टू k l टू द पावर अल्फा, अल्फा को मैं लिख सकता हूं 1/2, m टू द पावर 0 मास और ग्रेविटी g टू द पावर गामा है, तो गामा जो है मेरा है माइनस 1/2। ओके, तो मैं इसे लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू k m पावर 0 1 हो जाएगा अंडर रूट एल बाई जी, जिसे मैं नॉर्मली लिख सकता हूँ कि अगर एक्सपेरिमेंट, अब ये जो है इक्वेशन जो है टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, आप लोग ये भी पढ़ोगे, जिन लोगों को मालूम होगा वो जान गए होंगे कि हम डायमेंशन से मैंने किस तरह से फॉर्मूले तक मैं आ गया। तो डायमेंशन का एक यूज है ये, और हो सकता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सके, तो ये चीज पता होनी चाहिए कि अल्फा बीटा गामा रख के मैं किस तरह से रिलेशन डिड्यूस कर सकता हूँ। तो इसको देखिए इस तरह से जो है के को जब एक्सपेरिमेंटली किया गया तो बाद में पता चला 2 पाई है इसकी वैल्यू, ये अंडर रूट एल बाई जी, ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है। तो आपका जो एप्लीकेशन है डायमेंशंस का, एक तो है कि करेक्टनेस बताना इक्वेशन की, कि आपका जो है जो टर्म्स मल्टीप्लाइड हैं और जो एलएचएस है आरएचएस है, जो टर्म्स एडेड या सब्सट्रैक्टेड हैं और जो एलएचएस है आरएचएस है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। और दूसरी बात ये आपने क्या कहते हैं, दूसरा जो है तो उससे आप करेक्टनेस बता सकते हैं इक्वेशन की। और दूसरी चीज जो आपने पढ़ी वो ये है कि किस तरह से जो है हम डिड्यूस कर सकते हैं एक्सप्रेशंस, रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, जैसे टाइम पीरियड को हमने एल एम जी के फॉर्म में किस तरह निकाला उसका फॉर्मूला डायमेंशन की मदद से। तो इस प्रोसेस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये प्रोसेस बताया, और क्वेश्चन आते भी हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं इस प्रोसेस पे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही बेटर है, और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। तो टेस्ट सीरीज में देखिए एक नीट मंत्रा की और टेस्ट बाइट की कंबाइंड टेस्ट सीरीज है जो 499 की है, अफोर्डेबल है, तो बच्चों को इसका फायदा उठाना चाहिए, उसे ज्वाइन करिए तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप जो है क्वेश्चन बैंक्स को भी रिफर कर सकते हैं, और कोई टेस्ट सीरीज आपको पसंद आ रही है तो ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज को टॉप करना आपका मकसद नहीं है, टेस्ट सीरीज आपके प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए, एग्जाम आते आते आप अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे टेस्ट सीरीज। लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए टेस्ट सीरीज भरना जरूरी है, जरूर भरिएगा कोई भी टेस्ट सीरीज। मैं रिकमेंड करूंगा नीट मंत्रा की भर दीजिए, अफोर्डेबल है, लेकिन उसके अलावा आपको जो भी टेस्ट सीरीज मिले, जहां भी मिले आप भरिए उसे। हाँ, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो बताना मैं समझता हूँ जरूरी है, अगर डायमेंशंस और यूनिट्स के बारे में बता रहे हैं तो उन पॉइंट्स को बताना जरूरी है, कि जैसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ अगले एक दो वीडियोस में हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो इनका इस्तेमाल करते हैं अगर 10 टू द पावर -4 मीटर या 10 टू द पावर -5 मीटर के फॉर्म में अगर लेंथ दी हुई है, यानी मिलीमीटर से कम है, जहां स्केल नहीं यूज कर सकते वहां पे जो है हम वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं और स्क्रू गेज यूज करते हैं। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए अगर लेंथ मेजर करना है प्लैनेट्स और स्टार्स का, तो एक मेथड है, वन ऑफ द मेथड है पैरेलैक्स मेथड। तो ये मेथड जो है, इसमें जो है कोई दूर का प्लैनेट है ये,
उसको अर्थ की 2 अलग पोजीशन से जो है हम अर्थ पे 2 अलग पोजीशन से मेजर करते हैं, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से, ये थीटा हम जान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये आर्क की तरह काम करता है। आर्क मान सकते हैं उसे, और फिर वही थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन डी लगा के डी हाफ निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट्स निकलता है। ये एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया है पैरेलैक्स मेथड का। ये वन ऑफ द मेथड्स हैं जिससे हम मेजरमेंट करते हैं प्लैनेट्स और स्टार्स की। उसके अलावा जो है एक फर्मी जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं एंगस्ट्रॉम को याद कर लीजिए, 10⁻⁻10 हर जगह काम आएगा ये। उसके बाद जो है एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है अर्थ का सन से एवरेज डिस्टेंस जो होता है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और ये वो इस वैल्यू के बराबर होता है। और 1 लाइट ईयर जो होता है वो भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस ही है। देखने में ईयर जो है, ईयर यूनिट ऑफ टाइम लगता होगा, लेकिन ये है नहीं, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है लाइट ईयर। ये क्वेश्चन आ जाता है कि लाइट ईयर जो है यूनिट ऑफ ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस। और ये होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इसको डिफिनीशन इसका ये है कि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सके वो 1 लाइट ईयर होता है। तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और लाइट भी जो है, लाइट की स्पीड भी कम पड़ जाती है। तो 1 लाइट ईयर जो होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर होता है। बहुत सारे स्टार्स हैं, वो कई सौ लाइट ईयर दूर है, यानी लाइट को वहां से आने से 200-300 साल लग जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो सोचिए वो कितना दूर होंगे। और एक और यूनिट है पार्सेक, इसे भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ये वैल्यूज याद कर लीजिएगा, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, खासकर ये लाइट ईयर वाला 9.46 × 10⁻15 मीटर 1 लाइट ईयर के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। और जो एक एटॉमिक मास यूनिट आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये जो है मास की यूनिट है, छोटे मास की। हाँ, और इसमें जो है ये बराबर होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ सी कार्बन एटम, आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम C12। ये आइसोटोप है कार्बन एटम का C12। और इसकी वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। इसके अलावा जो है यूनिट ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए, एक्यूरेटली मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड एटॉमिक क्लॉक्स यूज होती हैं। ये सीजियम क्लॉक्स होती हैं। इसको कभी कभी हम लोग एटॉमिक क्लॉक्स भी कहते हैं। तो इसमें जो है सीजियम एटम के वाइब्रेशंस यूज होते हैं। तो उतना डिटेल में उसे जानने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये आखिरी टॉपिक बता देना चाहिए कि एटॉमिक क्लॉक जो है सीजियम 133, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उस पर बेस्ड होता है। तो ये आप चाहे तो इसको जो है, इसका जो है एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, काम आएगा। ये कुछ यूनिट्स हैं जो याद करने के लिए आपको मुझे लगा बता देना चाहिए कि हाँ ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, याद रखना है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हैं जल्दी से शुरू करते हुए वेक्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, यानी कि हम लोग जो है मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन या प्लेन हमें शुरू करना है। और प्रैक्टिस करते रहिए, एंड वी विल study those chapters in next lectures. So keep practicing and keep working hard. Thank you.